अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो तमाम तर डेवलपमेंट से भरपूर है आजकल। हर रोज़ ही दिन का जब आगाज़ हुआ, हमने सोचा था बजट पे ज़्यादा बात करेंगे, उसके बाद दीगर खबरें आ गई। अफ़वाज पाकिस्तान की तरफ से बजट पर प्रोग्राम के आखिरी से बात करेंगे। बहरहाल अफ़वाज पाकिस्तान की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ आई है, फॉर्मेशन कमांडर्स का इजलास हुआ है। ये एक बहुत ही गैर मामूली, ये एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड काइंड ऑफ प्रेस रिलीज़ है और इसमें बहुत सारे पैगामात छुपे हुए हैं। वो क्या है आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ और उस पर तज्ज़िया भी लेते हैं। और फिर अब से कुछ जहांगीर तरीन साहब की और अलीम खान साहब की मुलाकात और अलीम खान साहब के घर से कुछ विजुअल्स आए हैं। ये विजुअल्स आपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमसे कुछ देर पहले के ये विजुअल्स हैं। जहांगीर तरीन साहब बाकायदा तौर पे फ्राइडे को करेंगे ऐलान अपनी पार्टी का, लेकिन आप ये देख लीजिए मनाजिर। जहांगीर तरीन साहब ने गोया अनऑफिशियली, बल्कि ऑफिशियली मीडिया के सामने नहीं, लेकिन इस इजलास में, इस तकरीब में नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का ऐलान कर दिया है जहांगीर तरीन साहब ने अलीम खान साहब के घर पे। और इस पार्टी में शामिल लोग, उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इसमें शामिल हैं सिंध के साबिक गवर्नर जनाब इमरान इस्माइल, इसमें शामिल हैं आमिर कियानी जो अकब में खड़े, उन्होंने कहा था अभी सियासत में छोड़ रहा हूँ। इसमें शामिल हैं अली जैदी, आपको याद है उन्होंने कहा था नहीं खान साहब को तो नहीं मैं छोड़ूंगा चेयरमैन को कभी भी। और इसमें शामिल अली जैदी, उन्होंने भी शमूलियत इख्तियार कर ली है। और फिरदौस आशिक आवान साहबा इसमें शामिल हैं, फ़याज़ुल हसन चौहान साहब इसमें शामिल हैं। ये सारे तो वो लोग हैं जो वाज़े तौर पर तस्वीर में भी देखे जा सकते हैं। तो ये डेवलपमेंट हो गई है अब से कुछ देर पहले की। ज़रा हम आगाज़ इसी से कर, और चूँकि ताज़ा तरीन ये पेशरफ्त है। हामिद मीर साहब हमारे साथ हैं। हामिद मीर साहब पिछले हफ्ते हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कुछ बातें कहीं जो बहुत ज़्यादा वो मौजूद बहस बनी। उन्होंने कहा अभी भी शायद अंदाज़ा नहीं है, मुझे भी उन्होंने मुखातिब करके कहा और बतौर मजमूई भी कहा कि अंदाज़ा नहीं है कि हालात कितने सख्त हैं और हालात किस समत जा रहे हैं। बल्कि उनकी बात से मुझे लगा कि शायद ये भी कह रहा हूँ कि खुद चेयरमैन को भी शायद अंदाज़ा नहीं पीटीआई के कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। तेज़ी से हालात आगे चलते चले जा रहे हैं, ये हमने देख लिया। तो सबसे पहले मीर साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये तो जब ताज़ा तरीन जो पेशरफ्त है, पहले इसी पे बात कर लेते हैं। जहांगीर तरीन साहब अलीम खान साहब के घर पे मुलाकात होती है, पार्टी का वो अनाउंसमेंट कर देते हैं। ठीक है, ये बात तो पहले से आ रही थी कुछ दिनों से कि नई पार्टी बनाएंगे। इन तमाम तर विजुअल्स में जो अभी हमने देखे हैं, आपके लिए कोई भी तस्वीर हैरानगी का बायस है कि जिसमें ये क्या हो गया है? देखें, एक बात तो मैं आपको ये अर्ज़ करूं कि ये जो विजुअल आप दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पे, ये सिर्फ आज के हैं। ये वो लोग हैं जो सिर्फ आज जहांगीर तरीन साहब को मिलने के लिए अलीम खान साहब के घर पे आए। सही है। इन लोगों में अली जैदी जो हैं, उनकी मौजूदगी जो है वो मेरे लिए थोड़ी सी एक हैरत का बायस इसलिए है कि अली जैदी साहब माजी में मेरे सामने और लोगों के सामने जहांगीर तरीन साहब के बारे में काफ़ी मनफी बातें करते रहे। अलबत्ता यहाँ पे फिरदौस आशिक अवान और फ़याज़ुल हसन चौहान और बाकी लोग जो हैं, उनकी मौजूदगी में मुझे अभी हैरानगी नहीं है। लेकिन बदामी भाई, आपको सरप्राइज़ होगा, ये सिर्फ पहली किस्त है। जब दूसरी किस्त चलेगी ना, जो लोग पीटीआई के जहांगीर तरीन को ज्वाइन करने वाले हैं, तो दूसरी किस्त जो है वो बड़ी सस्पेंस और एक्शन से भरपूर होगी। और आज तो मैं सिर्फ अली जैदी साहब के बारे में हैरान हुआ हूँ कि वो आ गए हैं यहाँ पे। जो दूसरी किस्त में जो लोग आएंगे वो आपको भी काफ़ी हैरान करेंगे, अच्छा यार ये भी आ गए हैं। और फिर उसके बाद जो तीसरी किस्त होगी वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। ये मैंने इसलिए अगली दो किस्तों का जिक्र कर दिया है कि जिन लोगों ने उन किस्तों में अदाकारी के जौहर दिखाने हैं, तो उनके बारे में मुझे ज़ाती तौर पर पता है कि दूसरी किस्त में कौन होगा, तीसरी किस्त में कौन होगा। लेकिन ये ज़रूर हमें मानना चाहिए कि ये जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो एक रिवेंज ले रहे हैं, एक इंतकाम ले रहे हैं। क्योंकि 2021 में जिस अनसेरेमोनियस तरीके से उनको निकाला गया था तहरीक इंसाफ से, तो उस वक्त वो बड़े दुखी थे, बड़े परेशान थे। तो आज उनको मौका मिल गया है, जहांगीर तरीन और अलीम खान दोनों बदला ले रहे हैं अपना। इस पार्टी का जो नई नौ मौलूद, अभी तो बिल्कुल कुछ लम्हात पहले जिसने ऑफिशियल जन्म लिया है, जिस दुनिया में आई है, इसका आपको मुस्तकबिल मीर साहब क्या लगता है इंतखाबी सियासत में? मिसाल के तौर पे मेरा सवाल तो वही है कि इंतखाबी सियासत में उसका मुस्तकबिल, लेकिन मैं सिर्फ अपनी बात को ज़रा एलैबोरेट करने के लिए, मिसाल के तौर पर अगर इसमें अली जैदी साहब है, अगर इसमें इमरान इस्माइल साहब है, तो सर जनूबी पंजाब के या पंजाब के कुछ इलेक्टेबल्स होना अलग बात है। अब इमरान साहब हैं, अली इनका ये इलेक्टेबल्स तो जाहिर नहीं है ना, इनको तो जो हुआ वो पीटीआई की वजह से वोट छोड़ पड़ गया।
अब अगर ये हिस्सा लेते हैं इलेक्शन में कराची में सीट, तो वो बहुत तगड़ी सीट तो नहीं होगी ना, तो इस पार्टी का इंतखाबी सियासत में मुस्तकबिल क्या है? देखें, मैंने आपको पहले बताया कि अभी ये पहली किस्त है और इसमें अभी जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो सिर्फ कुछ चेहरे जो हैं उनकी रुनमाई कर रहे हैं। सही है। तो अली जैदी साहब और इमरान इस्माइल साहब जो हैं, यकीनन मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूँ कि कराची की जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसमें ये लोग जहांगीर तरीन के नाम पे अगर खड़े होंगे हाँ। तो इनका हाल वही होगा जो पाक सरजमीन पार्टी का हमने देखा है कि काफ़ी सारे इलेक्शंस में वो खड़े हुए, उनके जो उम्मीदवार हैं पाक सरजमीन पार्टी के जो उम्मीदवार थे, नाम तो उनका बहुत था, लेकिन जब वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उम्मीदवार बन के आए तो उनको इतने वोट नहीं पड़े। तो उनको तो मेरा ख्याल है काफ़ी वोट पड़ गए। इमरान इस्माइल और अली जैदी को अगर 2-2.5 वोट भी पड़ जाएं जहांगीर तरीन के नाम पे तो बहुत है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये फ़िलहाल जो है ये सिर्फ इमरान खान साहब को एक जहनी धचका पहुंचाने के लिए कुछ लोग शामिल किए गए हैं जो कि कराची या कुछ और इलाकों की इंतखाबी सियासत में उनका इतना कोई मौसर किरदार नहीं है, लेकिन उनकी वैल्यू इस लिहाज से बहुत है कि यार ये भी इमरान खान के बड़े करीबी साथी थे। खास तौर पे देखिए ना, जो इमरान इस्माइल साहब हैं, हाँ, गवर्नर वो तो गाने भी गाते थे और नेक्स्ट स्टॉप अडियाला वाला गाना तो उन्हीं का गाया हुआ है, रोक सको तो रोक लो वाला गाना। हाँ, तो ये उनका जो गाना है ना, दरअसल वो अपने उस गाने की वजह से जहांगीर तरीन साहब की इस दावत में मौजूद हैं। अच्छा। कुछ दिन के बाद उनको भी आटे दाल का भाव पता चल जाएगा और जब कुछ मज़ीद हैवी वेट्स आएंगे तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े चेहरे, जब वो आएंगे तो इमरान इस्माइल और अली जैदी दूर, कहीं दूर बैकग्राउंड में चले जाएंगे। अच्छा, ये फवाद साहब भी जा रहे हैं क्या इधर? दूसरी किस्त का इंतजार करें ना। यानी खिड़की तोड़ हफ्ता है आगे एक बार फिर। हाँ, खिड़की तोड़ हफ्ता है। देखिए, इसमें समझने वालों के लिए समझने की बहुत सी बातें हैं। देखें, जो जहांगीर तरीन साहब है ना, 2002 में जब पहली दफ़ा एमएनए बने थे तो ये मुस्लिम लीग काफ के टिकट पे एमएनए बने थे। फिर ये जब 2008 में इन्होंने इलेक्शन लड़ा, ये मुस्लिम लीग फंक्शनल के टिकट पे इलेक्शन लड़ा इन्होंने। 2013 में फिर इन्होंने पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ा था और हार गए थे, फिर बाद में बाई इलेक्शन में जीत के आए थे। तो जहांगीर तरीन साहब जो है, इन्होंने भी घाट घाट का पानी पिया हुआ है, घाट घाट का पानी पिया हुआ है। और इसलिए ये जो लोग तोड़ तोड़ के ये अपने साथ ला रहे हैं, तो ये सिर्फ पीटीआई के लोग नहीं हैं। आने वाले दिनों में इनके साथ कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जिनमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को ये तवक्को थी कि ये लोग उनकी पार्टियों में शामिल हो जाएंगे। इसमें एक अहम तरीन बात है ना, वो ये है कि ये सिर्फ जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनकी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से जो एक नया प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया है, फ़िलहाल तो ऐसा लग रहा है कि ये इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए एक ज़हनी सदमा होगा। सही है। लेकिन आने वाले दिनों में आपको ये बदामी साहब समझ आ जाएगी कि जहांगीर तरीन साहब की पार्टी जो है ये इसमें ऐसे ऐसे इलेक्टेबल्स शामिल होंगे कि आपको हवा के रुख का अंदाज़ा हो जाएगा। और बहुत से लोग जो आजकल बड़े बड़े दावे कर रहे हैं ना, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है और पीपल्स पार्टी से है और JUIF से भी है, वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं जनाब कि अगली हुकूमत हम बनाएंगे, सदर पाकिस्तान हमारा होगा, वज़ीर आज़म हमारा होगा। ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात। आप क्या कह रहे हैं, सदर पाकिस्तान या वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस पार्टी का होगा जिसने भी जन्म लिया है 10:35 में? देखे ना, ये अभी पार्टी का बकायदा जन्म, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, मतलब 1 घंटा भी नहीं हुआ। हाँ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। लेकिन मैं आपको कह ये रहा हूँ कि आपको पता चल जाएगा कि ये जो नई पार्टी है ना, ये आने वाली बहुत सी पार्टियां जो हैं उनके अरमानों का खून कर देगी। अच्छा, ओके, सही। तो ये इमरान खान साहब इसी किंग्स पार्टी की, इसका मतलब बात कर रहे होते थे सर। अब ये यहाँ पर फवाद साहब की मौजूदगी, जो कि अभी तस्वीर में नहीं है लेकिन इत्तलात हैं, इमरान इस्माइल साहब की मौजूदगी, महमूद मौलवी साहब की मौजूदगी, इन 3 का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि ये 3 वो थे जो अचानक एक रोज़ अडियाला के बाहर नमूदार हुए और बोले कि हम कुरैशी साहब से मिलकर आए हैं और देखें ना ये कैसे इन चोरों के खिलाफ तो नहीं मुल्क को किया जा सकता और ये वो। अब इन तीनों की कुरैशी साहब के बदतरीन सियासी मुखालिफ
जहांगीर तरीन साहब के घर से बरामदगी या कम से कम 2 की तो ऑफिशियली बरामदगी का मतलब ये है कि जो कुछ भी कुरैशी साहब को जिस पर कन्विंस करना था या जो मामला चलना था वो नहीं चल सकी, बात वो चैप्टर क्लोज हो गया है, इसका मतलब ये है? देखें, ये बहुत सादा सा मामला है। जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, इनकी जो लड़ाई है ये बड़ी पुरानी है। सही। और जब तहरीक इंसाफ 2018 में अभी हुकूमत में नहीं आई थी, उस ज़माने से तहरीक इंसाफ में 2 ग्रुप चल रहे थे, और एक ग्रुप जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ था, दूसरा ग्रुप जो है वो जहांगीर तरीन साहब के साथ था। जहांगीर तरीन साहब जो हैं उन्होंने मैनेज किया, उन्होंने पार्टी का इलेक्शन जो है वो भी जीत गए, वो तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी भी बन गए, और फिर उन्होंने ना सिर्फ ये कि खैबर पख्तूनख्वा का जो चीफ मिनिस्टर था उसको भी अपने काबू में कर लिया, पंजाब के चीफ मिनिस्टर पे भी उनका बड़ा असर और सूख था, फेडरल कैबिनेट में भी उनका बड़ा असर और सूख था। तो शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारजा होने के बावजूद अपने आप को हेल्पलेस महसूस करते थे, लेकिन फिर अल्टीमेटली शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो डोमिनेट कर गए, और जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो ना सिर्फ उनके मुकाबले पे गिर गए बल्कि पार्टी से भी निकाल दिए गए। सही है। तो अब शाह महमूद कुरैशी साहब जो है ना, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो मुस्लिम लीग नून में नहीं जा सकते क्योंकि वो मुस्लिम लीग नून छोड़ के आए, वो पीपल्स पार्टी में नहीं जा सकते, वो पीपल्स पार्टी छोड़ के आए, वो जहांगीर तरीन की इस नई पार्टी में नहीं जा सकते इसलिए कि उनकी जहांगीर तरीन के साथ बहुत पुरानी लड़ाई है। तो उनके पास एक वाहिद ऑप्शन इमरान खान है, और मेरा ख्याल है कि वो उसी के साथ फ़िलहाल खड़े रहेंगे क्योंकि ऑप्शन नहीं है। और अगर वो इमरान खान साहब को छोड़ना भी चाहें तो ये जो मैंने आपको कुछ हालात बताए हैं तो वो छोड़ के कहीं जा नहीं सकते। वैसे भी उनको इस मरतबा साबित करना है कि माजी में वो 2 बड़ी पार्टियां जो उनको छोड़ चुके हैं, तो अगर अब उन्होंने तहरीक इंसाफ को भी छोड़ दिया तो उनकी हैट्रिक हो जाएगी। तो कुछ लोग तो हैट्रिक के बड़े शौकीन होते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि मेरी हैट्रिक हो जाए, लेकिन ये एक ऐसी हैट्रिक है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जान की बाजी लगा देंगे कि मेरी ये हैट्रिक नहीं। कुरैशी साहब ये तो कर सकते हैं ना, इन जो सख्त हालात हैं इस वक्त पीटीआई और चेयरमैन पीटीआई के, वो वही वाला फॉर्मूला कि मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं सियासत से ज़रा ब्रेक लूँ, फिर मैं देखता हूँ। और कुरैशी साहब का तो बहरहाल अपना वोट भी है मुल्तान में और ये सिंध पंजाब के बॉर्डर वाले इलाके में, फिर जब इलेक्शन का वक्त आया तो वो देखिए मैंने इंडिपेंडेंट लड़ना है, क्योंकि इस वक्त तो खान साहब के साथ चेयरमैन के साथ खड़े रहने का मसला का मतलब तो फिर ज़रा मुश्किलात है ना। फिर नहीं, इमरान खान के साथ खड़े रहने का मतलब सिर्फ मुश्किलात नहीं है, ये आप दोबारा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मेरा मासूमाना सवाल हो गया। अच्छा देखें, ये इतना सादा मामला नहीं है, और इमरान खान साहब को अब आहिस्ता आहिस्ता एहसास हो रहा है कि जो 9 मई के वाक़यात हैं, वो 9 मई के वाक़यात जो हैं वो उनके लिए 9/11 साबित हुए हैं। 9/11 अमेरिका के लिए था ना, तो 9 मई जो है ये इमरान खान के लिए 9/11 है। और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उसको इस 9/11 के बावजूद अगर इमरान खान के साथ खड़े होना है, तो जिस तरह जो लोग 9/11 के बाद भी अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़े थे तो उनको दहशतगर्द करार दे के उनके खिलाफ एक आलमी जंग शुरू कर दी गई थी, तो इसी तरह जो लोग 9 मई के बाद भी इमरान खान के साथ देखें 9 मई के बाद भी अगर इमरान खान के साथ खड़े रहे शाह महमूद कुरैशी साहब, तो उनको भी जो है वो मुल्क दुश्मन करार दे के उनके साथ कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन शायद उनके सामने अल्ताफ़ हुसैन की और नवाज शरीफ की मिसाल है, क्योंकि कल एक तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो कि ज़ेर ज़मीन हैं, अंडरग्राउंड हैं, और मुख्तलिफ़ टेलीफोन नंबर से वो मुझे कॉल करते हैं और अपने दुखड़ा मुझे सुनाते हैं, तो वो बार बार मुझे यही की बात कह रहे थे कि देखिए ना हामिद भाई, अल्ताफ़ हुसैन को भी इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स से निकाला गया, नवाज शरीफ को भी निकाला गया, फिर अल्टीमेटली वापस तो वो आ गए। मैंने उनसे कहा कि आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं मेरे भाई, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन ने 9 मई तो नहीं ना किया, और नवाज शरीफ साहब ने सिर्फ जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का नाम ही लिया था ना, 9 मई तो नहीं ना किया। तो देखें, ये अभी तक इमरान खान साहब को समझ नहीं आ रही कि जो 9 मई के वाक़यात हैं, उन वाक़यात की संगीनी का एहसास उनको करने के लिए ये जो आज फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस के बाद जो एलामिया जारी किया गया, इसको जरा गौर से पढ़ें। मैं इसी पे आता हूँ, इससे पहले ये आखिर कर लेते हैं हम आपके सामने। अल्लाह करे कि अभी मॉनिटर हो, टेलीविज़न हो, तो अभी मैंने आपसे पूछा कि फवाद साहब की भी इत्तलात हैं, आप मुस्कुरा दिए। मैंने कहा कि वो माँ बैठे भी हैं, अगरचे तस्वीर नहीं आई तो आप मुस्कुरा दिए, तो इजाज़त हो तो मैं दिखाऊँ। ख़वातीन फवाद चौधरी साहब आज के शाही में मौजूद थे और ये उनकी तस्वीर, ये रुनुमाई भी हो गई है।
तो फवाद चौधरी साहब, वो कहते हैं ना, अखबार में नहीं लिखा होता था कि जहांगीर तरीन के साथ एक खुशगवार मोड में, ये देखिए पेश खिदमत है फवाद चौधरी, स्पोक्स पर्सन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फॉर्मर स्पोक्स पर्सन, एक खुशगवार मूड में जहांगीर तरीन साहब के साथ, जहां जहांगीर तरीन साहब उनके कंधों पे हाथ रखे हुए हैं और दरअसल फवाद चौधरी उनके कंधों को मजबूत कर रहे हैं। तो मीर साहब ये जनाब स्पोक्स पर्सन माउथ पीस ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी, दिस इज ऑफिशियल नाउ, जहांगीर तरीन। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। फवाद चौधरी साहब जो हैं, पता नहीं अब टीवी पे आपके प्रोग्राम में कभी आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन आप कभी आएँ तो उनसे पूछ लीजिएगा। हाँ, आएंगे ना तर्जुमान जहांगीर मैंने तरीन। उनको 9 मई से, अभी तो वैसे मना कर दिया, मैंने 9 मई से पहले, जी मैंने फवाद चौधरी साहब को 9 मई से पहले दो दिन पहले उनको बताया था कि फवाद चौधरी साहब, आपकी पार्टी और आपके लीडर जो हैं वो हालात की संगीनी का एहसास नहीं कर पा रहे और आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट हैं, आपको अपनी पॉपुलैरिटी का बहुत जोम है। तो मैंने उनसे एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, मैंने कहा ये इसको कहते हैं खप्ते अज़मत। तो ये जो खप्ते अज़मत है ना कि मैं बड़ा पॉपुलर हूँ, इसमें आपने कोई ऐसा ब्लंडर मार देना है कि उसके बाद फिर आप जो हैं वो बहुत बुरे फंस जाएंगे। इसलिए बचें और ऐसा कोई काम ना करें कि जो पॉपुलैरिटी का जोम है या खप्ते अज़मत है, ये आपके लिए वबाल जान बन जाए। वो थोड़ा थोड़ा मुझसे इत्तेफाक करना चाहते थे, उनकी आंखें जो हैं वो मेरे से इत्तेफाक करती थी, लेकिन उनकी ज़ुबान और उनके होंठ जो हैं वो उन्होंने कस के ना उनको बंद किया हुआ था, वो बोल नहीं रहे थे। और अच्छा। मुझे उस दिन अंदाज़ा हुआ कि ये फवाद चौधरी जो है ये कुछ ना कुछ जो है समझदारी का मुजाहरा करना चाहता है, लेकिन एक अनजाने खौफ की वजह से बोल नहीं पा रहा। उसके बाद 9 मई आ गया और इत्तेफाक से उस दिन फवाद चौधरी साहब जो हैं वो जिस दिन 9 मई हुआ, हाँ। तो वो इन हंगामों में शामिल नहीं थे, इसलिए बच गए हैं। लेकिन जो ये एक मैं आपको बात बता दूं बदामी साहब, ये जो लोग जहांगीर तरीन के इशाइये में मौजूद हैं, हाँ। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो 9 मई के हंगामों में और 9 मई के दिन जो जलसे जुलूस हुए थे उनमें मौजूद थे। बज़ाहिर इनका ये कहना है कि हमने किसी वायलेंस में हिस्सा नहीं लिया। बज़ाहिर इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं जी कि जो भी किया इमरान खान ने किया, लेकिन इनमें से कुछ लोगों के बारे में वीडियोस भी मौजूद हैं, इनकी टेलीफोन कॉल्स जो हैं वो भी महफूज हैं और ये जितना मर्जी ज़ोर लगा लें, जितने मर्जी खाने खा लें, जहांगीर तरीन के घर में, अलीम खान के घर में कम से कम ये जो लोग मौजूद हैं ना वहाँ पे, हाँ। इनमें से कम 2 लोग ऐसे हैं जिनके बारे में मुझे यकीन है कि वो जितने मर्जी खाने खा लें अलीम खान के घर में, जितनी मर्जी जफियाँ डाल लें, जहांगीर तरीन से बचेंगे नहीं। ओह अच्छा, ओके। तो मीर साहब ये तो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट होगी, हमने बात कर ली। और जाते आते ये तो बताइए, अब ये जो प्रेस रिलीज़ है, आपने ज़ाहिर है वो इतना आपका कई दिहाइयों पर मुहित सहाफ़ती सफ़र है, क्या ये कहना ठीक होगा कि ये अपनी नौयत की पाकिस्तान की हालिया तारीख की एक सख्त तरीन प्रेस रिलीज़ है जो कि अफवाज पाकिस्तान की आई हो? ये कहना ठीक होगा या मुबालगा होगा? देखिए, मैं इसको सख्त तरीन नहीं कहूँगा। ये जो प्रेस रिलीज़ है ये बहुत सोच समझ के ड्राफ्ट की गई है और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये कल से ड्राफ्ट की जा रही थी, क्योंकि ये जो फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस है इसमें बहुत तफसीलन बहुत से इश्यूज़ पे बात हुई है और इसमें एक तरह से कुछ गलत फहमियाँ दूर की गई हैं जो फैलाई जा रही है ना आर्मी की क़यादत के बारे में सोशल मीडिया पे, और कुछ लोग जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं। तो ज़ाहिरी बात है उसका इजहार तो नहीं किया गया, लेकिन आर्मी चीफ ने मुनासिब समझा कि उन तमाम जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है उसका इजहार फैक्ट्स के साथ किया जाए। तो उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में उनका खुल के इजहार किया है और फिर एक कंसेंसस किया है, एक इत्तेफाक राय किया है। और ये जो एलामिया है इसमें किसी पार्टी का या किसी फ़र्द का नाम तो आपको मौजूद नहीं है, नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये बात जो है ये हर जी शऊर पाकिस्तानी समझता है कि ये जो फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस के बाद एलामिया जारी हुआ है इसमें इमरान खान का नाम तो नहीं है, लेकिन ये चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बुरी खबर है। यानी सर आखिरी सवाल, वक्त आ गया है मंसूबा साजों और मास्टरमाइंड के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए, और राना सनाउल्लाह अभी कह रहे हैं शाहजेब साहब के प्रोग्राम में कि मास्टरमाइंड चेयरमैन पीटीआई है। इसका मतलब ये हुआ कि चेयरमैन पीटीआई का मामला आर्मी एक्ट की तरफ जा रहा है?
देखें, चेयरमैन पीटीआई के ख़िलाफ़ फ़ौजी अदालत में मुकदमा चलेगा और अगेन मैं दोबारा ये कहूँगा कि ये पहली किस्त है। और कुछ लोग जो हैं वो ये समझते हैं जी कि पाकिस्तान में जो है ना वो सिर्फ सियासतदानों का ही एहतसाब होता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो मौजूदा फ़ौजी क़यादत है ये इस मिथ को भी ख़त्म कर देगी। हाँ, इस पहली किस्त में कुछ सिविलियन जो हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, लेकिन वो लोग जो रिटायर होकर समझते हैं कि वो फ़ौज का कवर जो है उसको इस्तेमाल कर सकेंगे, तो मुझे लगता है कि वो लोग जिनके बारे में ठोस सबूत मौजूद हैं कि वो नवंबर 2022 तक इमरान खान को वरगलाते रहे, उनको गलत फ़ैसलों पे मजबूर करते रहे, उनको मैनेज करते रहे और साजिशों में शामिल थे, लेकिन अब रिटायर हो चुके हैं और अभी तक उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जब ये कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी तो दूसरी किस्त में उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई का लेट्स सी। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, फुल डे, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज़े। महमूद मौलवी साहब हमारे साथ है, जो कि भी जहांगीर तरीन की पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। महमूद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सर। सर आपने सियासत से ब्रेक नहीं लिया था, ये तो सियासी पार्टी नहीं, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, मैंने ब्रेक लिया हुआ है। तो ये ब्रेक में नई पार्टी ज्वाइन कर ली या नहीं की है? नहीं, उसकी वजह ये है, देखिए अगर आदमी आता है किसी से मिलता है तो इसका मतलब ज्वाइनिंग तो नहीं हुई भाईजान। आपने ज्वाइन नहीं की जहांगीर तरीन साहब की पार्टी? नहीं बिल्कुल नहीं। इमरान इस्माइल साहब ने ज्वाइन किए? हाँ, इन्होंने ज्वाइन किए, स्पीच दे रहे थे, मैं तो बैठा देख रहा था। जैदी साहब ने भी कर लिया जी। फवाद साहब ने किए? जी, उन्होंने भी कर ली, वो भी थे फवाद साहब भी थे। फवाद चौधरी साहब ने पार्टी शमूलियत इख्तियार कर लिया? मेरे हिसाब से कर ली। आपके हिसाब से? तो सर इसका मतलब कुरैशी साहब वाली बात नहीं बनी ना, वो जो भी आपकी बात हुई तो नहीं, आपने कहा था 1-2 दिन में सामने आ जाएगा उस मुलाकात का क्या बना, तो नहीं। वो कुरैशी साहब वाली बात भी जो है मैं आपको भी बता दूं, वो इंशाल्लाह 1-2 दिन में वो भी मेरे ख्याल से कुछ डिसीजन होंगे। अभी तो परवेज खटक साहब भी केपीके में लगे हुए हैं, जो कि वर्किंग हो रही है, और वो आपको मेरे ख्याल 2 दिन के अंदर मैं आपको अभी बताता हूँ, 2 दिन नहीं मैक्सिमम 3 दिन, जो कि 72 घंटे में वहां से भी आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। सर प्रैक्टिकली इसमें कहीं महमूद साहब यही है ना कि खान साहब अगर या तो वो कहें कि भाई मैं ठीक है, मैं अभी सियासत से ब्रेक लेता हूँ और कुरैशी साहब पार्टी संभालें। देखिए अब इस वक्त खान साहब तो ओपनली आ गए ना। अब प्रॉब्लम ये है कि आज ISPR का बयान भी आप लोग ने देख लिया। जी हाँ। अब खान साहब का बयान देखिए, इस मुल्क में ये इतने कन्फ्रंटेशन अफोर्ड कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन हम मुल्क को किस नहज पे पहुंचाना चाह रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कुरैशी साहब राहें जुदा करेंगे आपके ख्याल में चेयरमैन PTI से? मेरा एक अंदाजा है कि उसकी वजह ये कि वो एक कदावर सियासतदान है और वो मुल्क की और अवाम की, ठीक है ना, जो इंटरेस्ट में बेस्ट होगा वो उसका फैसला करेंगे। उसकी वजह ये यानी आपको हैरत नहीं होगी अगर वो चेयरमैन PTI से राहें जुदा करें, राइट? नहीं, मुझे कहीं से हैरत नहीं होगी। और आपको हैरत होगी अगर चेयरमैन PTI खुद कहें कि भाई मामला बहुत सख्त हसास हो गया है, मैं पीछे हटता हूं, मैं सियासत से बैठ कुरैशी साहब आप संभालें पार्टी, इस पे आपको हैरत होगी? देखिए उसके ऊपर होना तो नहीं चाहिए, मैं तो ये कहूँगा ये बेस्ट सोल्यूशन है इस वक्त कि वक्त का तकाजा ये है। लेकिन आदमी वक्त के तकाजे को देख के फैसले करता है। वक्त का तकाजा ये अगर जो है कि इस वक्त, और ये हिस्ट्री में मैंने पहले भी कहा, हिस्ट्री में पहले भी हो चुका है, अमीन फ़हीम साहब के मिसालें मौजूद है, बहुत से और मिसालें दुनिया में, मैं पाकिस्तान में कई मिसालें, दुनिया में मिसालें मौजूद है कि आदमी वक्त के साथ समझौता करता है, उसके बाद फिर आते हैं। आपको लगता है चेयरमैन PTI को ऐसा फैसला करना चाहिए, वक्त का तकाजा ये है? मेरे हिसाब से करना चाहिए, मुल्क के और अवाम के मफाद, बेहतरीन मफाद। थैंक यू वेरी मच भैया। मैं वो मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, मैं ब्रेक के बाद दोबारा आ गया। साल की सबसे बड़ी एक्टिविटी यानी कि बजट, अब इसमें 24 घंटे बाकी हैं, तो सियासी माहौल में इतनी ज़्यादा अफरा तफरी है कि ये कभी कभी सानवी से इख्तियार कर जाता है, लेकिन ज़ाहिर है बहुत ही अहम तरीन मामला है। इक़्तिसादी सर्वे कल पेश होना है, यानी कि मौजूदा हुकूमत बताइए उसने 1 साल में क्या किया। लेकिन फ़रूख साहब, ज़रा मैं प्रिसाइज, फ़रूख सलीम साहब हमारे साथ, मैंने ब्रेक से पहले आपको बताया, फ़रूख सलीम साहब हमारे साथ हैं। आसान अल्फाज में, सादा अल्फाज में, नंबर्स के साथ ज़रा बात कर लेते हैं और समझा देते हैं। ये जो कुछ टारगेट्स देखे हमने, ये तो बहुत ही बड़े मार्जिन से मिस हो गए हैं। GDP ग्रोथ 5.1% का टारगेट 0.3% अचीव किया, और इतने सारे और, ज़्यादा मैं टेक्निकल करना नहीं चाहता इसको, लेकिन ये क्या बताता है टारगेट्स का इतने बुरे तरीके से मिस होना कि फिर आगे भी यानी मईशत का मामला ज़रा फिर ख़राब ही है?
देखिए वसीम साहब, बजट आप भी घर में बनाते हैं, मैं भी घर में बनाता हूँ, और तरीक़ाकार ये होता है कि हम पहली लाइन पे अपनी आमदन लिख लेते हैं और फिर हमारी जो इखराजात हैं वो हम उसी आमदन के अंदर रहने की कोशिश होती है। उसके अलावा हमारे पास और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता। सही है। जो देखा है मैंने हुकूमत पाकिस्तान का तरीक़ाकार है बजट बनाने का, आप समझिए कि वो सर के बल खड़े होकर बजट बनाया जाता है। वहाँ पे पहले सारे अपने अखराजात जमा कर लिए जाते हैं, लिख लिए जाते हैं, और फिर एक हवाई सी फिगर पकड़ ली जाती है कि ये हमारी आमदन होगी। उसमें जो IMF हमें इजाज़त देता है बजट के खसारे करने का, उसको उस इक्वेशन में डाल दिया जाता है और फिर एक फिगर पकड़ ली जाती है। जैसे इस साल की अगर हमें बताई जा रही है कि कोई 10,000 अरब का हमारा टारगेट होगा और हमारी आमदन होगी। सही है। और साथ ही साथ फिर ये बताया जाता है कि जो इखराजात हैं वो कोई 14,000 अरब के होंगे। तो तरीक़ाकार जो है वो आप सोचिए कि वो मैं समझता हूँ कि दुरुस्त नहीं है। पहले आमदन आनी चाहिए और उसी आमदन के अंदर रहते हुए फिर हमें अपने इखराजात सामने लाने चाहिए। अच्छा, अब इसमें फरूख साहब जब बात होती है तो फिर एलोकेशंस की बात होती है कि भाई जिस तरह वो आपने कहा कि बजट टारगेट 9,200 अरब का भी सुनने में आया कि जनाब वो हो रहा है, IMF कहता है 10,000 अरब करें, PSDP 1,000 अरब के करीब लग रहा है एलोकेट करेंगे, कितने नहीं होना चाहिए। इसमें डिफेंस की बहुत बात होती है कि जनाब वो आप जो लेते हैं उसका पता नहीं है 40%, 50%, 70% आप डिफेंस में ही खर्च कर देते हैं, तो बचेगा क्या? फिर आप लगाएंगे क्या? आप सेहत पे लगाएंगे क्या? आप तालीम पे? तो बल्कि ज़रा प्रिसाइसली डिफेंस बजट के हवाले से बताएं, हम कितना फ़ीसद नंबर्स के साथ बताएं कितना फ़ीसद लगाते हैं अपनी आमदनी का या अपने पूरे बजट का डिफेंस पे? जी वसीम साहब, देखिए 3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली तो ये कि तनकीद करना, चाहे वो फौजी इदारा हो या वो गैर फौजी इदारा हो, ये हम सब पाकिस्तानियों का हक है कि हम तनकीद कर सकते हैं सभी अपने रियासती इदारों के ऊपर। दूसरी चीज़ ये है कि तनकीद अगर नहीं की जाएगी तो फिर इदारे इंप्रूव नहीं हो सकते। तो हमने तनकीद करनी है, मस्बत तनकीद करनी है। और फिर तीसरी बात जिसका आपने जिक्र किया कि फिगर्स क्या हैं, क्योंकि फिगर्स डू नॉट लाई। करेक्ट। जो आपको अदाद शुमार अगर आपके सामने रखे जाएं तो वो झूठ नहीं बोल सकते। अब देखिए मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, कभी मैं भी ये सुनता हूँ कि वो वापस आके कहते हैं कि जी हमें बताया गया है कि 70%, 80% जो है वो तो डिफेंस पे खर्च हो गया बजट का हिस्सा, इसलिए अब तो तालीम के लिए या सेहत के लिए कुछ बचा नहीं है। आप आसान तरीन तरीका ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट अवेलेबल है, आप खुद उसको हिट कर सकते हैं। उसके अंदर पिछले कोई 7-8 सालों के बजट दिए हुए हैं। अगर वो आप निकाल के देखें तो जो मैंने तज्जिया किया है, तकरीबन 16 से 17%, एक साल 18% भी हुआ है। तो आप सोचिए कि लो ऑफ 16 एंड हाई ऑफ 18, 18% जो है बजट का वो हम डिफेंस को एलोकेट करते हैं। जो आपको और मुझे, जो हमारा सिविलियन सेक्टर है, वो लगभग 82% आप समझिए कि वो हमें मिलता है। तो दोबारा से मतलब हमारा हक है कि हम वो 18% जो डिफेंस को गया है उसका भी हिसाब किताब मांग सकें, और जो 82% आपको और मुझे सिविलियन सेक्टर को मिला है वो कहाँ खर्च होता है उसका भी हिसाब ले सकें। तो ये इखराजात जो है बजट का वो 16-17, आप मैक्सिमम जो है वो 18% समझ लीजिए कि बजट का। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वाकई यानी एक ये सुनने में बहुत आता है कि जनाब वो आधे से, यानी बात शुरू यहाँ से होती है कि आधे से ज़्यादा तो वहाँ चला जाता है, और कोई 70-80% भी वाकई आप कह रहे हैं मैक्सिमम जो हुआ है वो 18% हुआ है। लेकिन मुझे इसमें एक और सवाल पूछने दीजिए, फिर ये बात भी आती है कि साहब ये फिगर तो वो है जो ऑफिशियली दिखा देने के लिए हो गया भाई कि इतना होता है, लेकिन बहुत सारे फौजी अखराजात होते हैं जो कि सिविल अखराजात में डाल दिए जाते हैं, तो अल्टीमेट नंबर इससे ज़्यादा होता है। मसलन मुझे याद है मैंने खुद आज से 3-4 साल पहले एक लीडिंग अखबार में खबर पढ़ी, तहकीकाती खबर, के जनाब जो पेंशन्स होती हैं वो सिविलियंस की मद में दी जाती हैं। तो जाहिर है वो है तो एक तरीके से फौजी अखराजात, लेकिन ये जाता यहाँ पर है। तो ये इसमें कितनी हकीकत है कि ये 18% तो हो गया ऑफिशियल, लेकिन बाकी भी बहुत सारा परसेंटेज जो मिलाएं तो और ज़्यादा बन जाएगा। अच्छा, अब देखिए पेंशन वाला जो सवाल है वो बार बार आता है और बड़ा वैलिड सवाल है, उसका जवाब हमें ढूंढना चाहिए। उसका जवाब 2 एंगल से निकलता है। एक तो आलमी तरीक़ाकार क्या है। देखिए दुनिया भर में कोई 193 ममालिक हैं जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, और उनमें से कोई 172 ममालिक ऐसे हैं जिनकी अपनी अफवाज हैं, अपनी फौजें हैं।
ठीक है। और उन 172 ममालिक में से लगभग सारे मुल्क जो हैं वो जो मिलिट्री रिटायरीज की पेंशन हैं वो सिविल बजट का हिस्सा बनती हैं। अच्छा। उसमें अमेरिका भी है, बरतानिया है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, स्पेन है, बड़ी लंबी लिस्ट है, मैंने लिस्ट बनाई है वो। मैं बोलता चला जाऊंगा, आप जब चाहेंगे तो मैं रुक जाऊंगा। उसमें डेनमार्क भी है, उसमें ऑस्ट्रिया है, उसमें ग्रीस है, पोर्चुगल है, इजराइल है, न्यूजीलैंड है। ये सारे ममालिक जो हैं वो मिलिट्री रिटायरीज की जो पेंशन है वो सिविल बजट में डालते हैं। उसकी दो वजूहात। अच्छा। एक वजह तो कानूनी वजह है। कानूनी तौर पे जब एक फौजी अफसर जो है वो रिटायर हो जाता है, ठीक है, तो फिर वो हमारी सिविलियन लेबर फोर्स का हिस्सा बन जाता है। ओके। तो जब आप सिविलियन लेबर फोर्स का हिस्सा बन जाते हैं, आपको पेंशन मिलती है, तो वो नेचुरली सिविलियन बजट से निकाली जाती है कानूनी तौर पे। दूसरा हम ये देख सकते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि दुनिया के ज्यादातर ममालिक जो हैं तो अगर ये हम ये वाली मद भी मिला लें तो ये 18% या 16% बढ़ के कितना फीसद हो जाएगा अगर ये वाली मद मिला भी नहीं? क्योंकि आप कह रहे हैं तो पूरी दुनिया भर में होता है, एंड यू हैव सो मेनी एग्जांपल्स टू कोट, तो कितना हो जाएगा फीसद बजट का मिला के? अच्छा वसीम साहब, ये भी तारीख इसकी ये रही है कि ये शौकत अजीज साहब के जमाने में जब ये जो मिलिट्री रिटायरीज की जो पेंशन हैं वो सिविल बजट में गई थी, और उसकी वजह ये थी कि एक चीज कहलाती है इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कि अगर दुनिया भर जो है वो एक तरीकाकार कर रही है और हम कोई डिफरेंट तरीकाकार अपना लें, तो फिर वो बाकी दुनिया से आपका जब डिफेंस का बजट का कंपैरिजन होता है तो वो कंपैरिजन दुरुस्त नहीं होता। ओके। तो इसलिए हमने दुनिया भर वही वाला नॉर्म अपनाया, ठीक है। अच्छा, लेकिन फिर क्या ये जो हम एक बात और ही बहुत सुनते हैं कि साहब इतने मुख्तलिफ बिजनेसेस या एंटरप्राइजेज या उसमें वो सिलसिला चल रहा है हमारे अस्करी इदारों का, ये एक यूनिक एग्जाम्पल नहीं है? यानी क्या इसमें भी आप बताते हैं कि दुनिया के इतने ममालिक में ही होता है, या ये एक अपनी तर्ज की बहरहाल एक फॉर वट एवर रीजन ये अलग ये मुनफरिद एग्जाम्पल है? बिल्कुल ठीक, बड़ा बिल्कुल मासूमाना सवाल है। आपके सवाल मासूमाना ही होते हैं। जी। अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने जो जुमला इस्तेमाल किया उसमें एक फैक्चुअल गलती है। अच्छा। पाकिस्तान का कोई भी हाजिर सर्विस फौजी जो है, जो फौज की सर्विस में है, वो किसी भी किस्म के कारोबार में इन्वॉल्व नहीं है। जो कारोबार जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उसमें रिटायरीज हैं, जितने भी फौज से रिटायर हो जाते हैं, ये फौजी सीमेंट है या फौजी फाउंडेशन है या फला है या XYZ, ये सारा जी वो सब रिटायरीज है, उसमें हाजिर सर्विस नहीं है कोई, पहली बात। अच्छा, अब दूसरी बात भी सुन लीजिए कि मैंने दुनिया के ममालिक को ढूंढना शुरू किया कि दुनिया के ममालिक में कौन से ऐसे मुल्क हैं जिनमें जो फौजी रिटायरीज हैं वो मिलजुल के कोई कारोबार शुरू करते हैं या कोई एंटिटी बनाते हैं या कोई कंपनी बनाते हैं। तो आप सोचिए कि मैं लिस्ट शुरू करता हूं, आप मुझे रोक लीजिएगा जब आप चाहिएगा। अच्छा। चीन की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उसका बहुत बड़ा कारोबार है जो रिटायरी हो जाते हैं। दुनिया में जो सबसे बड़ा कारोबार है वो वेटरन्स एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है, जो अमेरिका का एक डिपार्टमेंट है, सरकारी डिपार्टमेंट। उसका आप वसीम साहब अंदाजा करें कि 301 अरब डॉलर का इस साल का बजट है। 300 उनके वेटरन्स का जो रिटायर हो चुके हैं फौज से। रूस की फौज बेशुमार कारोबार में इन्वॉल्व है, इंडिया की फौज। अब आप फिर एक तवील फहरी आप फहरिस्त बताना शुरू कर रहे हैं और आप कह रहे हैं रोक सको तो रोक लो, तो मैं आपको यहाँ रोक लेता हूँ, चूंकि आई एम श्योर ये लॉट ऑफ एग्जांपल्स। फाइनल टुवर्ड्स द एंड मुझे बता दीजिए, ये हमने सारे खर्चों की बात तो कर ली जिसपे आप कह रहे हैं कि सारे मिथ्स हैं और ये सारे नंबर्स हैं जो कि आप कह रहे हैं भाई ये कोई हेर से नहीं है। ये अभी अपना लैपटॉप खोलो, जाओ फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे देख लो कितने का बजट है, देख लो कितने की एलोकेशन है, देख लो कितना परसेंटेज है, देख लो किन किन ममालिक में सब होता है। लैपटॉप खोलो, देख लो के बाद ठीक है नहीं, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, बिल्कुल ठीक है। बट टुवर्ड्स द एंड क्या कोई कॉन्ट्रीब्यूशन भी है टुवर्ड्स द इकोनॉमी कि ये तो सारे खर्चे हो गए ना, तो कुछ आमदनी में भी कोई दिफा का तो है ना कॉन्ट्रीब्यूशन है, लेकिन वैसे कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है? भैया आखिरी सवाल है। अच्छा, ये हैरान कुन बात है क्योंकि ये सवाल मैंने पहले लोगों को सुना नहीं कि हम देखिए जो आर्मी का बजट पिछले साल का निकला था। हाँ। आप ज़हन में रखिए कि एक हमारी नेशनल ट्रेजरी है, हमारी तिजोरी है, कौमी तिजोरी, उसमें से हम लगभग 724 अरब रुपया निकालते हैं और वो पाकिस्तान आर्मी को दे देते हैं। ठीक है।
तो जो आपने कहा कि खर्चा हो गया, अब कंट्रीब्यूशन क्या हो रही है। दूसरी तरफ का जो हिसाब किताब है, जो आदाद-ओ-शुमार है, वो सामने आता नहीं है। देखिए, आपने अभी थोड़ी देर पहले फौजी फाउंडेशन का जिक्र किया। फौजी फाउंडेशन सालाना 175 अरब रुपए का टैक्स जो है वो हमारी तिजोरी में जमा करती थी। अच्छा, तो आप सोचिए कि तिजोरी से निकाला था 724 अरब, 175